अब हम लोग भौतिकी की बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम तक पढ़ चुके हैं। उसमें नई करतीय चिन्ह प्रणाली पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे उसमें अवतल दर्पण की प्रमुख विशेषताओं को लिखे। तो अवतल दर्पण की प्रमुख विशेषताएं आप लोग पहले से भी बहुत सारे पॉइंट इसमें जानते हैं कि वह अवतल दर्पण किसको कहा जाता है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो लिखेंगे इसका पहला पॉइंट कि इसका परावर्तक सतह इसका परावर्तक सतह धसा होता है। पहला पॉइंट हो जाएगा, इसका परावर्तक सतह धसा होता है। फिगर की बात करें तो फिगर भी बना सकते हैं। इसका नीचे आसानी से आप इस ड्रॉ कर सकते हैं फिगर को। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए इसी रूप में होता है अवतल दर्पण। 2 नंबर की पॉइंट की बात करें तो आप लिख सकते हो कि आप जानते हो कि अवतल दर्पण में 2 तरह का प्रतिबिंब बनता है, आभासी और काल्पनिक। अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। माने काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, निर्माण होता है। तीसरी पॉइंट की बात करें तो आप लिख सकते हो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा दोनों प्रकार का बनता है। आप आसानी से इसको बना सकते हो, बनता है। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो आप लिख सकते हो कि अवतल दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी। धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। ऋणात्मक क्या होता है? ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अगर तीसरी पॉइंट की हम लोग बात करें तो आप लिख सकते हो 5 नंबर, इसमें 5वां पॉइंट की अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी एवं वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगर दिखाई ना दे तो आवाज सुनाई दे रहा है उसके माध्यम से आप लिख सकते हो ऋणात्मक होता है। तो ये आप 5 पॉइंट को आप आसानी से याद रखोगे तो ये आपको पॉइंट वाइज भी इसमें ये कहा जाता है। इसको एक और चीज लिख सकते हो, 6 नंबर पॉइंट, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आप आसानी से इसमें आप इसको लिख सकते हो। आगे अगर इसमें और भी पॉइंट लिख सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वो हमने आपको नहीं करतीय चिन्ह प्रणाली में बता दिया है। तो इस तरह से आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में लिख सकते हो। वहीं पे अगर इसी क्वेश्चन को कह दे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम को लिखे तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब मैं मिटा रहा हूं, लेकिन आपको मिटाना नहीं है, अब अगले क्वेश्चन को लिखना है। मतलब अवतल को लिखने के बाद ये लिखना है उत्तल दर्पण की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका परावर्तक सतह उठा होता है। फिगर बदल जाएगा। फिगर में क्या आप लिख सकते हो कि फिगर में इसका परावर्तक सतह उठा होता है, माने वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। इसको उत्तल दर्पण आप बोल सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक का ही दूसरा नाम है आभासी। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। फिर उसी तरह से आप लिख सकते हो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। हमेशा किस प्रकार का बनता है? उल्टा बनता है। फिर अगर आप अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा कैसा होता है? तो आवर्धन का मान, अगर आवर्धन की बात हम इसमें करें तो आवर्धन का मान हमेशा इसमें धनात्मक होता है।
आवर्धन का मान धनात्मक होता है, आप लिख सकते हो। उसी तरह से अगले पॉइंट को लिख सकते हो, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी वस्तु की दूरी इसमें ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा धनात्मक होता है। हमेशा कैसा होता है, धनात्मक। क्या लिख सकते हैं, धनात्मक होता है। और वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होता है। कोई भी दर्पण हो, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इसे कौन सा दर्पण कहेंगे, अपसारी। तो इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इस तरह से इन प्रश्नों को आप लिख सकते हो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की प्रमुख विशेषताओं को। अब इसी आधार पर आप एक और प्रश्न लिख सकते हो जो आपको लिखना है। मैं केवल प्रश्न दे दूंगा, उसका आंसर आपको लिखना है। कैसे लिखना है, थोड़ा सा आपको हिंट उसमें दे रहा है। प्रश्न रहेगा कि उत्तल दर्पण, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हुए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, इन तमाम इस प्रश्न को आप लिख सकते हो कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। बीच में से एक लाइन खींच देंगे, इधर लिख देंगे अवतल दर्पण और इधर क्या लिख देंगे, उत्तल दर्पण। इधर आप लिख सकते हो अवतल दर्पण की विशेषता और इधर लिख सकते हो आप उत्तल दर्पण की विशेषता। तो इस प्रश्न को आप आसानी से चाहोगे तो लिख लोगे। एक अगर क्वेश्चन को याद करते हो, एक प्रश्न को याद करते हो कि अवतल दर्पण की प्रमुख विशेषताओं को लिखें, तो आप आसानी से उत्तल दर्पण की विशेषताओं को भी समझ सकते हो। और दोनों में जब दोनों को समझ जाओगे तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को भी आसानी से आप अंतर को डिफाइन कर सकते हो।